ये सारा ये वो निज़ाम है कि एडिपोज क्या है, टिश्यूज, फैट टिश्यूज है। अब यहाँ जो है ना, जब ये ज़्यादा होंगे तो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा जो इन्फ्लेमेशन करेगा ज़रूरत से ज़्यादा, और वो जाके टाइप 2 जो शुगर है ना, वो वहाँ रेजिस्टेंस पैदा करेगा कि जो रिसेप्टर है ना वहाँ जाके शुगर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है। बेसिकली ओबेसिटी जो है वो टाइप 2 शुगर का सबब है, बड़ा एक सबब है। इसलिए वो कहते हैं कि आप जो है ना मोटापा कम करें, मोटापा कम करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलिन के खिलाफ कम होगी। अब रेजिस्टेंस की एक और बड़ी पहचान है कि आप अपीयरली क्लिनिकली आपके पास मरीज आया और उसको शुगर है, तो आपने क्या जज करना है कि इसको वाकई की रेजिस्टेंस है। तो उस शख्स की जो स्किन अगर आप देखेंगे तो वो स्किन एक ट्यून में नहीं होगी, वो कहीं से ब्लैक होगी, कहीं से नॉर्मल होगी। तो आप फौरन ये जज कर लें कि ये जो ट्यून इसकी चेंज है, कहीं ब्लैक हो रही है, कहीं गर्दन मैली नज़र आ रही है, कहीं वो उसमें नॉर्मल ट्यून में है, तो समझें कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इस ट्यून को ठीक करती है कौन सी दवाई, वो प्लमोमेट करती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने वाली प्लमोमेट है, इंसुलिन को रेजिस्टेंस को ठीक करने वाली कौन सी है, अभी मैंने फ्लोरोजीन आपको बताई थी। अभी तो मैं आपको वैसे हम इसको ग्लूकोज का मेटाबॉलिक सिस्टम बता रहा हूँ ना। जब मैं ट्रीटमेंट पे आऊँगा तो फिर मैं कहूँगा ये वजह है तो ये दवाई है, ये वजह है तो ये दवाई है, ये वजह है तो ये दवाई। ठीक है जी, समझ आ गया? कुछ कुछ आपको समझ आना, मतलब आपको एग्जाम में अगर शुगर की कितनी किस्म है, टाइप 1, टाइप 2 बड़ी किस्में हैं, जेस्टेशनल शुगर है, और एक शुगर नहीं है लेकिन शुगर से मिलती हुई चीज़ है, वो क्या है, डायबिटीज। उसमें उसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल भी। उसमें एक होता है कि हमारा जो है एंटी डायरेटिक एक हार्मोन होता है जो किडनी पे आके जिसने काम करना होता है, जो पेशाब को कंट्रोल रखता है। और जब वो नहीं आता तो पेशाब कंट्रोल नहीं होता। जब पेशाब कंट्रोल नहीं होगा तो फिर प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी ज़्यादा, ये उसकी सिम्टम्स है। और शुगर वाले मरीज में भी इसी तरह होता है कि उसको पेशाब ज़्यादा और प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो क्या होता है, वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शुगर ही है इसको, लेकिन वो शुगर नहीं होती, वो एक हार्मोन है ADH जिसकी खराबी की वजह से होती है। तो जेस्टेशनल क्या होता है, जब जेस्टेशनल होती है उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है ना वो एक हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जो शुगर के लिए रेजिस्टेंस का सबब बनता है। अब जो आप अगर उसको चले जाएं, उस पर चले जाते हैं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी साथ साथ डिटेल भी समझाऊंगा, साथ साथ आप चारों को अलग अलग समझेंगे। टाइप 1 क्या होगा, टाइप 1 ऑटोइम्यून है। टाइप 1 इज ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून क्या करती है, अपने ही सेल को मारती है। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ किसी भी फॉरेन बॉडी के खिलाफ, उसने रेजिस्टेंस की, तो क्या हुआ, वो जाके उसको मारेगा। जैसे हमने पीछे ब्रेन पैथोलॉजीज में पढ़ा, MS में पढ़ा, बाकी चीज़ों में पढ़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये उस फॉरेन बॉडी को मारता है तो साथ ही बीटा सेल को मारना शुरू कर देता है। तो टाइप 1 में क्या होता है, बीटा सेल मार ही देता है वो, इसलिए वो टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट लोग हो जाते हैं, जैसे बच्चों में से शुरू हो जाती है। तो टाइप 1 में ये समझे कि बीटा सेल मार दिया उसने, ऑटोइम्यून ने। तो टाइप 1 में तो हम इलाज करेंगे ऑटोइम्यून का कि किस वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने बीटा सेल को मारा। अब बाहर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टाइप 2 में भी बीटा सेल डिस्ट्रॉय होता है, वो भी कोई ऑटोइम्यून आ गया है। एक डिस्कशन ये भी चाह रही है, लेकिन इसमें तो सारे एग्री कर रहे हैं कि टाइप 1 जो है जिसमें बीटा सेल, ये ऑटोइम्यून है। ये आपने वजह देखनी है कि ये क्यों हुआ, ऑटोइम्यून एक्टिवेट हुआ, और फिर वो ट्रिगर क्या, ये जेनेटिक वीकनेस भी हो सकती है,
कोई इन्फेक्शन डिजीज़ भी हो सकती हैं, कोई क्या आपकी जो होती है जो वैक्सीनेशन हो सकती है, स्ट्रेस कॉज भी हो सकता है ऑटोम्यून्स का। तो वो आपने टाइप 1 इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ इंसुलिन डिपेंडेंट लोग हैं, तो उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकती है कि वो ऑटोम्यून की वो वजह ढूंढे और उस वजह को ढूंढे और बीटा सेल की डेथ को रोके। समझ आ गई है जी आपको। और दूसरा जो टाइप 2 है वो इंसुलिन की या तो प्रोडक्शन कम हो रही है, और अगर प्रोडक्शन सही हो रही है तो आगे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, वो यूटिलाइज नहीं हो रही। ये टाइप 2 है। जेस्टेशनल में क्या है? जेस्टेशनल में क्या है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है और प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका काम वो भी ऑटोम्यून उसका रोल प्ले करती है कि वो रेजिस्टेंस, ऑटोम्यून नहीं होती, वो रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। तो जो ही प्रेगनेंसी खत्म होती है प्लेसेंटा वाला रोल खत्म हो जाता है तो शुगर लेवल नीचे आ जाता है। और ये बात भी कही जा रही है होती है कि उस औरत को जिंदगी में कभी शुगर हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है, उसको मुसलसल मॉनिटर करना पड़ता है। समझ आ गई है जी। अब ये सारी वो फौज उसने दिखाई अंदर, ये जो ब्लड के अंदर की फौज उसने दिखा दी है। कौन सी फौज? जो हमने ऑटोम्यून में शुरू में पढ़ी थी कि वो मैक्रोफेजेस हैं, वो बीटा बी सेल है, वो टी सेल है, वो डी सेल है, वो बी सेल है, वो सारे जो इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट होते हैं, ये सारा उसने उधर रोला पड़ गया अंदर कि जी वो। तो ऑटोम्यून में क्या होता है कि ये आपका जो हमारा आज का टॉपिक था, मैंने इसलिए कंपैरेटिव स्टडी डाल ली कि आप जब शुगर को पढ़ें, आप शुगर को समझें, तो आपको पता चल जाए कि यार ये टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, जेस्टेशनल क्या होती है और इंस्पाइडस क्या होती है। और इसके अंदर एक और भी है जिसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं, जो टाइप 2 से पहले की होती है, कि अभी वो दरमियान वाली स्टेज में। और ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो टाइप 2 के प्री डायबिटिक होते हैं, अगर उनको उसी वक्त जज कर रहे हैं उस स्टेज में, तो ये ठीक भी हो जाता है। आगे चलेंगे। आगे चलें, आगे चलेंगे। ये उसने एक और चार्ट दिखाया आपको, टाइप्स के हैं, टाइप 1, टाइप 2, अदर स्पेसिफिक टाइप जेस्टेशनल। ठीक है ना जी। बार बार आपके जहन में बात बैठ जाइए ना यार, शुगर पे कोई पेशेंट ही आ जाता है, आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सी टाइप की शुगर है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, जेस्टेशनल है। तो जेस्टेशनल को तो आप इलाज करेंगे, हम करते हैं जी आपका इलाज, तो आपका प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगी। टाइप 1 तो जी आपकी वो ऑटोम्यून डिजीज़ है, और टाइप 2 जो है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट की शुगर है। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है चीज़ों की। मतलब आप शुगर को पहले समझे तो सही ना यार। हम तो ऐलान कर देते हैं हम शुगर का इलाज जानते हैं, ठीक है जानते होंगे, लेकिन पहले समझो तो सही ना। वो तो तुक्के पे कोई दवाई लगेगी ना, जब आप इसको समझ के दवाई देंगे तो फिर दवाई सही लगेगी। वो तो आप तुक्के मारते जाएंगे, पहले आप इस मैकेनिज्म को तो समझे ना। हनीमन यही कहता है कि 2 पार्ट्स ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर, यही कहता है ना, लॉ ऑफ सिमिलर कहता है कि डिजीज को समझो और फिर ड्रग्स को समझो, ड्रग की पिक्चर को समझो, दोनों को मैच करना है ना, आपने रिजेम्बलेंस पैदा करनी। अब कई शुगर है उनका मोटापा हुआ है, कई शुगर है उनका वेट लॉस हो रहा है। तो वेट लॉस जो हो रहा है तो इसका मतलब है तो उसको पुराना काम चल रहा है उसका, तो वो कहाँ से फैट से शुगर बना बना के बॉडी को यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि ब्रेन को तो चाहिए शुगर, वगरना ब्रेन को तो अगर नहीं मिलेगी तो ब्रेन वीक हो जाएगा, ब्रेन की उसके अंदर पैथोलॉजी शुरू हो जाएगी। तो ये तो नेचर ने बड़ा डिफेंस किया हुआ है कि ब्रेन को उसने डायरेक्ट एक्सेस दे दी। जिस तरह हमने इमरजेंसी नहीं बनाई होती अस्पतालों के अंदर
एक रूटीन के अस्पताल में चेकअप के लिए मरीज आते हैं, एक इमरजेंसी को डायरेक्ट एक्सेस होती है, फौरन इमरजेंसी को जो 8-10 डॉक्टर उसके साथ लग पड़ते हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं उसको, तो इमरजेंसी के लिए उसने डायरेक्ट एक्सेस दी है। ठीक है जी। और कितना इमरजेंसी के लिए उसने कितना अंदर निज़ाम बनाया हो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइप 2 में करता है, ये जो बेली फैट्स आपके, ये ज़्यादा इस पर असरअंदाज होता है। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो जब हम, मैं तो अभी सर आपको एक मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करें, जब हम उस पर जाएंगे तो कोई 57 के करीब या 58 के करीब मैंने दवाइयाँ डाली हैं इसमें, थोड़ी नहीं डाली, थोड़ी दवाइयाँ नहीं है, इतनी एक्सेस है। उधर क्या बनती है, इंसुलिन बनती है या आपकी वो बनती है ग्लूकोफेज बनती है, या 1-2-3 दवाइयाँ बनती है। इधर तो बड़ी रेंज है भाई आपके पास। रेंज इसलिए है कि ये वजह होगी तो ये देंगे, ये वजह होगी तो ये देंगे, ये वजह होगी तो ये देंगे, ये सिम्टम होगी तो ये देंगे। आगे चलते हैं। जब हम कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे ना, मैं आपको बताऊं कितनी ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेशन हमारे हम डील करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन में दुनिया में किसी सिस्टम में कोई इलाज ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक फुट हो जाता है तो कटो जी इसको, रेटिनोपैथी, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, कोई हाल नहीं जी। तो अब देखें ना, मैं उस पर जब आऊँगा कॉम्प्लिकेशन पे, आपको मैं ऐसे ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा कि अकल दंग रह जाती है इंसान की। ये असल में सिस्टम को जो है ना सही तरीके से साइंटिफिक अंदाज में अगर इसको समझा जाए, इसके में बड़ा पोटेंशियल है और यही मीट करेगा। और यही लोगों की के लिए फलाह का और इस्लाह का और उनकी दुरुस्ती का पैगाम है होम्योपैथी। अगर होम्योपैथी को लोग सही समझें, सही इसको यूटिलाइज करें, इसकी प्रोडक्ट को समझें, इसकी दवाइयों की खासियत को समझें, तो फिर आपको पता चलता है कि ये निज़ाम कितनी गिरफ्त रखता है। भाई ये तो बस अल्लाह माफ़ करे, हम बार बार मैं उस बात को इसलिए दोहराता रहता हूँ कि ये इसको डिरेंज किया गया, इसको डिट्रैक्ट किया गया, इसको गलत रास्ते पे चलाया गया। किसने? ड्रग माफिया ने, इंटरनेशनल ड्रग माफिया इस पे नज़र रखी होगी। ये तो बड़ा सस्ता इलाज है, गरीबों का इलाज है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये क्यों खड़ा हो रहा है? तो ये खड़ा हो रहा है, ये और ये चल भी रहा है, वो खुदा की उसकी रहमत की वजह से चल रहा है, वरना इसको तो कब का मका के परे मारा होता। और वो तो मका के दुश्मन तो मका के मारने के लगे ही लगे हुए हैं। हमारे अपने जो लगे हुए हैं उनकी भी कोई मिसाल कम नहीं है। वो समझते हैं कौन नहीं आया में बस बात। और ऊपर से ये जो हमारा फेसबुक या ये जो यूट्यूब के, इसके बड़े फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस पे हर बंदा उठ के ना अपनी कारीगरी शो कर रहा होता है। और सुनने वाला जो होता है वो इनोसेंट होता है, कहता है ये भी ठीक कह रहा होगा, और वो कंफ्यूज कर रहा होता है। हमारे यहाँ बड़ा मसला ये है, हमारे यहाँ मसला ये है कि साइंस बिलीव करती है प्रैक्टिस पे, एक्सपीरियंस पे। हमारे जिस बंदे का क्लीनिंग चलता है ना, जो मरीज देखता है, उसको बोलना नहीं आता, ना वो बोलना चाहता है। जिसको कख नहीं आता, जिसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं है, वो बोलता जाता है। वो बोल बोल के पैसे कमाता है क्योंकि उसका क्लीनिंग नहीं चलता। और जिसका क्लीनिंग चलता है वो वोकल है ही नहीं। वो वोकल इस वजह से नहीं, या तो उसको बात करनी नहीं आती, मैं बस उस पर शक तो नहीं कर सकता, हो सकता है उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता हो। दूसरा यह है कि वो कमीना है, वो बताना ही नहीं चाहता। दो मसाइल है ना। तो हमने तो ये कोशिश की है कि हमने तो जो क्लिनिक पे करते हैं हम आपको बताते जा रहे हैं कि शायद यार हमने कल मर जाना है, अब इसको कितना क्या करेंगे, पैसे को इकट्ठा करके क्या करेंगे? उधर अदालत लगेगी, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतना इल्म दिया था, तूने इसका इस्तेमाल क्या किया? पैसे कमाने के लिए किया खाली, या इस लोग मेरी मखलूक के लिए भी कुछ किया? तो बहुत दुनिया में कम लोग हैं। मैं पहले भी अक्सर बात करता रहता हूँ यार, एक बंदा कहते हैं जी बड़ी रिसर्च चाहिए हमें रिसर्च के लिए जी करोड़ों रुपए चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए,
यही कहते हैं ना लोग, तब रिसर्च हो जी। वो यार हनीमन के पास कौन सी बड़ी बिल्डिंग थी, एक टेबल था उसके बेचारे पास, एक कुर्सी थी उसके पास। उसकी एक टेबल, एक कुर्सी, एक बंदा, लाखों लोग उससे रिज़्क कमा के खा रहे हैं। दवाइयां बनाने वाले, सेल्समैन, दवाइयां बेचने वाले, जहां क्लिनिक खुलता है उसका मालिक किराया लेता है, उसमें जनाब बोतलें यूज हो रही हैं, उसमें गोलियां यूज हो रही हैं, कितनी फौज लगी हुई है इस पे। और एक बंदे की ना कोई उसके पास यूनिवर्सिटी थी, ना उसके पास कोई बहुत बड़ा सेंटर था, ना उसके पास कख नहीं था उस बेचारे के पास, और उसने दुनिया को एक ऐसा सिस्टम खड़ा करके दे गया। क्या जरूर, आइंस्टाइन के पास कौन से करोड़ों रुपए थे, अर्शिमिदस के पास कौन से करोड़ों रुपए थे यार। हनीमन के देखे ना, कौन से अरबों रुपए की उसने कोई यूनिवर्सिटी खोली हुई थी, जिसमें हजारों बंदे एक रिसर्च पे काम कर रहे थे। वो बेचारा कोई भी अकेला खुद ही दवाइयां खा खा के प्रूव करता रहा, कुछ दोस्तों के बता। तो उस पे करोड़ों लोग जो है ना इस वक्त उसके इस सिस्टम से रोटी खा रहे हैं, करोड़ों लोग। एक सिर्फ डॉक्टर को छोड़ दें, उस डॉक्टर के साथ कितने शोबे, वो दवाइयां बनाने वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, वो रद्दी उठाने वाला, वो लिफाफे बनाने वाला, वो गोलियां मत देखें कितनी पूरी इंडस्ट्री इस पे लगी हुई है। और उसकी हर कई भी बात पे, उसकी फिलॉसफी में पीएचडी होनी शुरू हो गई है, उसके मटीरियल मेडिकल पीएचडी, थेराप्यूटिक्स पे पीएचडी शुरू हो गई है। एक बंदा, तो जो बंदा किसी को, कौम को, इंसानों को दुरुस्त सिमत पे लेके आता है, डायरेक्शन पे ले आता है, उसके लिए यूनिवर्सिटियों की भी जरूरत नहीं होती, उसके लिए बड़ी बड़ी रिसर्च लेबॉर्ट्रियों की भी जरूरत नहीं होती, उस दिमाग की जरूरत होती है, उस हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है, उस बहादुरी और दिलेरी की जरूरत होती है, उस फराख दिली की जरूरत होती है। उसके अंदर वो सखी भी होना चाहिए, वो दिलेर भी होना चाहिए, वो वाला जर्ब भी होना चाहिए। तो फिर खुदा देता भी उसी को है ना, ये जिम्मेदारियां सौंपता भी फिर उसी को है। 150-200 साल हो गए ना, कोई और एनिमल अभी तक पैदा ही नहीं हुआ ना। और फिर उसके साथ जो अशर किया है हमने, उसके साथ जो हम खेले हैं, इसके बावजूद भी वो निकलता है, सिस्टम निकल रहा है, इसके बावजूद भी निकल रहा है। हर चपड़ासी भी गोली खा रहा है, वजीर भी खा रहा है, सिपाही भी खा रहा है, जर्नैल भी खा रहा है। बंदे एक का दिमाग था, इसलिए ये एक एक बंदा अगर इस सिस्टम को समझ जाए, 2 लाख बंदा पाकिस्तान में से ज्यादा प्रैक्टिस करता है। सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में कितने लोग हैं, एक एक बंदा हनीमन की सोच, उसकी फिलॉसफी और उसके अमल करना चाहे तो आप कितना फैल सकता है यार। दुनिया में एलिमिनेट हो जाए बाकी सिस्टम, खत्म ही हो जाए बाकी सिस्टम, लोग कहेंगे यही सिस्टम है असल। अब ये टाइप 1 में क्यों कहता है लैक ऑफ इंसुलिन, कॉज क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज के इंसुलिन की कमी है। ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से यूजुअली चिल्ड्रन में शुरू हो जाती है, और फिर सारी जिंदगी वो। इस टाइप 2 क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लाइफस्टाइल फैक्टर है, और यूजुअली अडल्ट में शुरू होती है। लाइफस्टाइल खर्चा, खाई जा रहा है, पेप्सियां पी जा रहा है, बाल्टी गोश्त उड़ाई जा रहा है, सारा दिन बैठा हुआ है, आड़त की दुकान है, दुकान बैठा है, खाई जा रहा है, कमाई जा रहा है, कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। 6 पेप्सियां उड़ा रहा है, बाल्टी गोश्त ले आओ। जब वो 2-4-5 साल खाता है, खुदा कहता है ना ये तेरे काम ही नहीं आएगा, ये जो आम का तू कमा रहा है ये तेरे काम नहीं आएगा। वही उसके खिलाफ यूज होना शुरू है, वही पैसा, वही रिज़्क, वही सब उसी के खिलाफ, उसी के खिलाफ। फिर वही पैसा उसके खिलाफ यूटिलाइज होगा और उसको मार के रख देगा। अक्ल खोल के समझ लो, गठा करता है, खटा करके क्या करेगा, खाएगा ना, ज्यादा खाएगा तो क्या होगा, शुगर ही होगी।
जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, और इसमें रिस्क फैक्टर है किसको, मदर को और बच्चों को। इसमें बच्चा मोटा हो जाता है तो इसमें रिस्क फैक्टर है। इसका इलाज भी हम आगे जाके करेंगे, लेकिन आप बात को समझते चाहे, पहले आप समझें जी, पहले बात को समझें, इलाज की तरफ फौरन ना जाएं, पहले बात को समझें। जब आप बात समझ जाएंगे फिर आप इलाज कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल पे नहीं जाना। एक सिरे 7वीं या 8वीं दवाइयाँ तो मैंने इसको लिखवाई हैं, तो 8वीं दवाइयाँ तो हम एक बंदे को नहीं खिला सकते ना, किस तरीके से खिलाएंगे उसको। और सारी मज़े मज़े की दवाइयाँ, और उस बंदे के लिए वही मज़े की दवाई होगी जो उसके कॉजेटिव फैक्टर को उसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी से मैच करेगी, वही उसकी दवाई होगी। आगे चलेंगे। ये उसने बताया ना कि टाइप 1 वही है ना कि वो पेंक्रिया के अंदर, टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन है और रिसेप्टर का मसला है, ग्लूकोज का, वो सारा जो मैं पीछे आपको बता के आया हूँ। दोबारा वो एक स्लाइड और आगे चलेंगे। अच्छा, टाइप 1 इसमें क्या हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। जैसे मैंने आगे ट्रीटमेंट में भी अपनी एक असेसमेंट लिखी है कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर बड़ा आम है, ख़ानदान से वो जीन भी वीक लेके पैदा हुआ है तो उसको एड्रेस करना, मतलब ये ज़रूरी जानना होता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं टीबी तो नहीं है। मतलब जो हम जनरली कैंसर के अंदर या स्पेशल बच्चों के अंदर या अप्रोच लेते हैं ना, वो अप्रोच आपने यहाँ लेनी है, वो अप्रोच हमने यहाँ लेनी है कि क्या कॉजेटिव फैक्टर जेनेटिक हो सकता है। उसमें ट्यूबर लगानी है, उसमें कार्सिनोसन लगानी है, उसमें एक्सरे लगानी है, उसमें सिफलिनियम लगानी है, उसमें कार्सिनोसन लगानी है, वो फैक्टर लेना है भाई पहले। उन्होंने कहा जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, कोई एनवायरमेंटल भी हो सकता है। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल, ये टाइप 1 को बता रहा है। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल, ऑटोइम्यून रिस्पांस के तौर पर बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। वाज़ेह हो रहा है? ये पल्ले तो बैठा लें कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसने क्या करना है, इसने बीटा सेल को मारा है और उसकी प्रोडक्शन को क्या होगा, बीटा सेल डेफिशिएंसी हो जाएगी। बीटा सेल से डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी? टाइप 1 समझ आ गई है? इलाज पे पहले समझ आए कि दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। टाइप 2 जेनेटिक predispositions, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, साख्ती फैक्टर्स। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ भी यहाँ काम करेंगी। मसलन किसी को फास्फोरस लग सकती है, किसी को लाइकोपोडियम लग सकती है, किसी को परसटीला लग सकती है। आप इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयों को भी तलाश करें, इसको जेनेटिक फैक्टर को भी तलाश करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई अगर मिल गई आपको, जेनेटिक काज आपको मिल गया तो शुगर यहां उड़ा के रख देगी। और फिर क्या कहता है, इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, बीटा सेल डिसरेगुलेट हो जाएगा। क्या होगा, इंसुलिन वो बना रहा है, देखें इंसुलिन बना रहा है, अब इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही। एक नेगेटिव फीडबैक होता है, वो नेगेटिव फीडबैक ये हो गया कि पेंक्रिया को नेगेटिव फीडबैक चला गया कि इंसुलिन बहुत बन गई है, आपने यूटिलाइज नहीं हो रही। एक तो है कि पहले धड़ाधड़ बनाई जा रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रही, यूटिलाइज और बनाई जा रहा है, बना बना के वो थक गया, ओवर एक्टिव हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा काम उसने किया तो क्या हो गया, वो थक हो गया, बीटा सेल मरना शुरू हो गया, तो बीटा सेल की डिसरेगुलेट हो गया। फिर यह भी होता है कि वो नेगेटिव फीडबैक है, इंसुलिन तो बहुत है
अब इंसुलिन यूटिलाइज नहीं होगी, सेल डिमांड कर रहा है कि मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं आ रही, ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा। अब वो क्या होगा, वो दूसरा पैरेलल जो सिस्टम है वो उठ खड़ा हो जाएगा कि भाई क्राइसिस आ गया बॉडी के अंदर, और फिर इधर चला जाएगा मैसेज कि यार इंसुलिन और बनाओ और बनाओ और बनाओ के थक थक के तो वो इंसुलिन बनाना भी छोड़ देगा। समझ आइए, फिर क्या करेगा, वो फैट से निकालेगा, फिर स्टोर निकालेगा। तो वो क्या कहते हैं, बीटा सेल डिसरेगुलेट हो जाएगा, इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज जो टॉलरेंस है वो इम्पेयर हो जाएगी, बीटा सेल इनसफिशिएंसी में चला जाएगा कि उसकी प्रोडक्शन ही फिर कम हो जाएगी। तेजी से बनाता रहेगा, ओवर वर्क करेगा, दिहाड़ रात लगा हुआ है, क्योंकि आगे वो डिमांड है सेल की कि यार मुझे दो इंसुलिन पे जो काम मेरा चले, वो इंसुलिन सारी यूज नहीं हो रही। समझ आ गई, आगे जी दोनों चीजें समझ। नेक्स्ट, अब वो यही दोबारा उसने दिखाया कि इनसफिशिएंट इंसुलिन आ ही नहीं रही है, तो कि ग्लूकोज पे फिर रहा है ब्लड के अंदर। अब इंसुलिन आएगी तो यूटिलाइज होगा, अब इंसुलिन ही नहीं है तो यूटिलाइज कहाँ होगा। ये तो बिल्कुल जो से ना चोली दामन का इनका साथ है कि इंसुलिन होगी तो ग्लूकोज, इंसुलिन है और अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो फिर भी ग्लूकोज फिर रहा है। आगे चलें जी, अब इसमें क्या होगा कि स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, आपके जख्म, और वहाँ से लोगों को अक्सर पड़ता है वो जी जख्म ठीक नहीं है, फिर जाके शुगर टेस्ट कराते हैं, ओह जख्म नहीं ठीक हो रहा, पता लग रहा है शुगर 400 है, ठीक हो गया जी। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब का आना तेज हो जाएगा, ये सिम्टम बता रहा है आपको। इंक्रीज थर्स्ट, नहीं ये सारे मामलात सब में होंगे, ये जो मामलात है ना ये टाइप 1 में भी होंगे, टाइप 2 में भी होंगे, ये टाइप जेस्टेशनल में भी होंगे। ये तो सिम्टम आ गई ना, ये तो फिर आपने देखना कि टाइप 1 है टाइप 2 है या कौन सी है। आगे चले जी, इंक्रीज थर्स्ट बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, स्लो हीलिंग होगी, फीलिंग वेरी टायर्ड हो जाएगा, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिली तो थका थका होगा, ब्लूअर विजन, आंखें खराब हो जाएंगी। इधर मुड़े लाइट करें, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलेगा क्योंकि सेल के अंदर वो नहीं है, टिंगलिंग नमनेस इन द हैंड। आगे चलें जी, आगे आगे अगले स्लाइड में, सिम्टम ऑफ डायबिटीज ऑलवेज हंग्री, क्योंकि सेल की डिमांड है, सेल की डिमांड ही पूरी नहीं होगी, शुगर यूटिलाइज ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, वो कहे और मांगेगा और मांगेगा, क्योंकि बॉडी की नीड ही नहीं पूरी हो रही, नीड इसलिए नहीं पूरी हुई, ग्लूकोज यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, ऑलवेज थर्टी, प्यास बढ़ेगी, बॉडी और मांगेगी, पानी और मांगेगी तो पेशाब पे और आएगा, वो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस खराब हो जाएगा, पानी इंटेक मांगेगा, पेशाब आएगा, और क्या वुंड दैट वो हील नहीं होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, नमनेस इन द हेड। जब एनर्जी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, यूटिलाइजेशन ही, हाथ पांव सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर यूटिलाइजेशन ही। ये वही चीज़ें जो है ना ऊपर जो चार्ट में दिखाई थी दोबारा दिखा दी। आगे चले जी, सिम्टम ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इन अडल्ट, बच्चों में क्या हो, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कोई पता नहीं वजह वेट लॉस हो रहा है, ब्लूड विजन हो गया, स्लो हीलिंग होगी, फटीग होगी, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, इन लोगों को जो वेजाइनल या माउथ के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। चलें जी, उनके पास जो इलाज है वो ये कि इंसुलिन देते हैं, ठीक है ना। और हम जो है ना टाइप 1 का बाकायदा इलाज इस तरह करते हैं कि वो कॉजेटिव फैक्टर ढूंढते हैं, कि कोई फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, और फिर ऑटोम्यून एग्रीवेट क्यों एक्टिवेट हुआ, और वो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं,
ताकि वो दुरुस्त डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ दवाइयाँ जो हैं तो वही इस्तेमाल होंगी, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ गया तो क्या यूरिनियम नाइट्रिकम है, आपकी इकोजिटम है, आपकी फास्फोरस है, आपकी एसिड फॉस है, वो हम डिटेल सारी मैं इसलिए आपको पूरा ट्रीटमेंट पे हम जाएंगे तो सारी समझाने की कोशिश करूँगा कि साथ साथ चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ आपको अंदाज़ा होता है। आगे चलें। वो डाइट रेगुलेट, वो कहता है फिर शुगर वाली ज़्यादा चीज़ें ना खाएं। आपको किन चीज़ों में, जैसे सब्जियां हैं तो सब्जियों में आप देखेंगे आलू में ज़्यादा शुगर होती है, चुकंदर में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसी तरह बीन्स हैं जिसमें आपकी दाल माश है उसमें ज़्यादा शुगर है, लोबिया में ज़्यादा शुगर है, और दाल मूंगी है, दाल मसूर है, इसमें कम लेस शुगर होती है ना, बहुत ही कम होती है। तो बेकरी के हर सामान में शुगर होती है, चाहे वो नमकीन खाएं या चाहे वो सारा खाएं, मांस वाले ब्राउन ब्रेड के। इसी तरह जो आपके फ्रूट्स हैं जैसे केला है उसमें बेशुमार शुगर है, इसी तरह आम है बेशुमार शुगर है, आप इनको अवॉइड करें, डिस्कार्ड करें लाइफ से। आप चुकंदर है इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो सेब में है लेकिन निस्बतन इन बाकी चीज़ों के थोड़ा कम होती है, अमरूद में कम होती है, लुकाट में कम होती है, जामुन में कम होती है। तो इस तरह थोड़ा सा वो कहते हैं लाइफ स्टाइल डाइट प्लान को सेट करें। ठीक है जी, आगे चलें।